पेशे खिदमत है कहानी सिंदबाद जहाजी और सांपों की मलका। जजीरा शमान पर सिंदबाज जहाजी का बहरी जहाज, जिसका नाम सिंदबाद था, लंगरअंदाज था। आधी रात का वक्त था। वो अपने अपने बंकर में हड़बड़ाकर उठ बैठे। उसकी वजह यह थी कि उनके बंकरों और बिस्तरों पर बेशुमार सांप रेंग रहे थे। रंग बिरंगे सांपों को देखकर वो नहायत खौफजदा हो गए थे और बुरी तरह चीखते हुए बाहर आ गए। वो तेजी से अर्शे पर आ गए। अर्शे पर भी सुर्ख धब्बों वाले सांप रेंग रहे थे। वो इन खौफनाक सांपों को देखकर थर थर कांप रहे थे। अभी तक कोई बड़ा सांप उन्हें नजर नहीं आया था। छोटे छोटे सांप ही रेंग रहे थे। जहाज के सहन में धीमी धीमी रोशनी हो रही थी। इसमें वो सांप फुनकारते हुए साफ और वाजिया दिखाई दे रहे थे। कंट्रोल टावर पर भी सांप मौजूद थे। इसलिए डेविड, नायब कप्तान और कप्तान भी कंट्रोल रूम से निकलकर सीढ़ियां उतरते हुए उधर आ गए थे और वो भी बेहद खौफजदा थे। सैकड़ों सांपों को देखकर बड़े बड़े बहादुरों का तैयाब हो जाता है। वो क्या चीज थे? वो हैरानो शशदर थे कि इतने सांप कहाँ से आ गए हैं। अभी तक किसी सांप ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। ये बात उनके लिए बाइस इत्मीनान थी, मगर वो घबराए हुए थे। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। उनका जहाज एक छोटे से नामालूम जजीरे से लगा खड़ा था। उन्हें इस जजीरे का नाम तक मालूम नहीं था। उसी लम्हे सिंदबाद बोला, हैरत है, ये इतने बहुत से सांप कहाँ से आ गए हैं और कीड़ों मकोड़ों की तरह फर्श पर रेंग रहे हैं। कप्तान नॉर्मन बोला, मैं खुद हैरान हूं कि इतने सांप आखिर कहाँ से आ गए हैं। फिर उन्होंने कुछ सोचकर कहा, बहरहाल आए इसी जजीरे से हैं। लगता है ये सांपों का जजीरा है। हमने बड़ी गलती की जो इस जजीरे पर जहाज को लंगरअंदाज किया। सिंदबाद कुछ सोचकर बोला, ये कोई अजीब बात नहीं है, जरूर कोई गड़बड़ है। सांप इतनी तादाद में किसी वजह से ही आए हैं, वरना इनको हमारे जहाज पर आने की क्या जरूरत थी। अगर आ ही गए थे तो हमें डसकर खत्म कर देते, मगर अभी तक उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा। ये बात समझ से बालातर है। उसी वक्त उनके सामने एक जबरदस्त धमाका हुआ। फिर दूसरे ही लम्हे उस जगह जहां धमाका हुआ था धुआं फैलने लगा। जब धुआं अच्छी तरह फैल गया तो फौरन ही एक और धमाका हुआ और इस धमाके के बीच से एक नागन निकली। उसने अपना फन उठा रखा था। उसने फुनकार कर कहा, मैं जादूगरनी नागन तनारा मलका हूँ और इस जजीरे पर मेरी हुकूमत है। ये सांपों का जजीरा है और दूसरी तरफ एक और जजीरा है। उसका नाम जजीरा झुमारा है। उसका मालिक नाग देवता झुमारा है। वहां उसकी हुकूमत है। वो बहुत बड़ा जादूगर है। उसकी ख्वाहिश है कि वो मुझसे शादी करे, मगर मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। उसे नागर बादशाह कहते हैं। सिंदबाद ने हैरत से कहा, मगर क्यों? तनारा नागन बोली, मुझे झमारा से सख्त नफरत है। वो अच्छा नहीं है, जालिम है। मैं ऐसे खामन को पसंद नहीं करती जो जालिम हो। वो मगरूर जादूगर है। वो हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। उसके नाग साथी भी जबरदस्त ताकतवर हैं और खतरनाक भी। वो हमें बेहद तंग करते हैं। सिंदबाद ने पूछा, वो किस तरह तंग करते हैं? उसने बताया, हमारी नागनों को पकड़ कर ले जाते हैं और उनसे जबरदस्ती शादी कर लेते हैं। नाग देवता भी उन्हें कुछ नहीं कहता। सिंदबाद ने उससे पूछा, क्या नाग देवता तुम्हारा देवता नहीं है? उसने संजीदगी से कहा, वो हमारा भी देवता है। वो ताकतवर नागों को पसंद करता है। उसका फलसफा है कि ताकतवर को ही हुकूमत करने का हक है, कमजोर हुकूमत नहीं कर सकता। उसने मुस्कुराकर पूछा, अब तुम हमसे क्या चाहती हो? उसने उसकी तरफ आंखें झपके बगैर कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी मदद करो। वो चौंक कर हैरत से बोला, मैं एक मामूली आदमी हूँ, तुम्हारी मदद किस तरह कर सकता हूँ? तुम्हारी मदद तो कोई नाग बादशाह ही कर सकता है या कोई नाग देवता ही कर सकता है। हम सब तो तुम्हारे मुकाबले में बेहद कमजोर हैं। हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। उसने चंद लम्हे उसे गौर से देखने के बाद कहा, तुम हमारी मदद कर सकते हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। अगर तुम नाग बादशाह को खत्म करने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें कीमती हीरे दूंगी और चांद मनके भी इस किस्म के दूंगी जो हर किस्म के जहर को खत्म करने की ताकत रखते हैं। तुम सौदागरी भी ना करना, सिर्फ सांपों के कांटे का इलाज ही करना, तो करोड़पति हो जाओगे। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, खैर, मैं मनके तुमसे जरूर लेकर जाऊंगा और लोगों का मुफ्त इलाज करूंगा और नेकी कमाऊंगा। वो खुश होकर बोली, तुम्हारी अच्छी सोच से मैं बहुत खुश हूँ। तुम नहायत रहमदिल आदमी हो। वो उसे देखकर नहायत गौर से बोला, मगर ये सांप तुमने हमें डसने के लिए क्यों भेजे थे और अब हमसे ही मदद मांग रही हो? वो जल्दी से बोली, नहीं नहीं सांप, मैंने तुम्हें डसने के लिए नहीं भेजे। ये मेरे एलची हैं, मुझसे पहले इस जगह पहुंच जाते हैं जहां मुझे जाना होता है। बस यूं समझ लो कि ये मेरा पैगाम लेकर तुम्हारे पास आए हैं कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। उसने मुस्कुरा कर कहा, ये तो अजीब बात है। अगर तुम्हारे जहरीले सांप मेरे किसी साथी को काट लेते तो फिर क्या होता और वो मर जाता तो?
वो शर्मिंदा सी होकर बोली, बिल्कुल नहीं, मेरे पैगंबर सांप किसी को नहीं काटते और खास तौर पर उस शख्स को तो बिल्कुल नहीं डसते जो मेरे साथ मुलाकात करने वाला हो। खूबसूरत नागन उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। सिंदबाद और उसके साथी अब सांपों की तरफ से मुतमईन हो गए थे कि कोई भी सांप अब उन्हें कुछ ना कहेगा। नागन कहने लगी, क्या तुम मेरी मदद के लिए तैयार हो? उसने फौरन नरम आवाज में कहा, तैयार ही समझो। उसने जल्दी से कहा, तो फिर चलो मेरे साथ। सिंदबाद ने पूछा, क्या मैं अपने सारे साथियों को साथ ले चलूं? उसने कहा, ले चलो, इससे क्या फर्क पड़ेगा। हम तुम्हें जिंदगी की हर सहूलत देंगे और बेहतरीन खाना भी देंगे। तुम्हें वहां पर हमारा उस्ताद नाग जादू सिखाएगा और तुम उस जादू की मदद से नाग बादशाह को खत्म कर दोगे। इतना जान लो कि वो महज बादशाह ही नहीं बल्कि एक देवता भी है। वो नाग देवता के नाम से मशहूर है। फिक्र मत करो, अगर तुम्हारे उस्ताद जादूगर ने मुझे काबिल जादूगर बना दिया तो मैं उससे अच्छी तरह निपट लूंगा। वो मुस्कुराकर बोली, इसीलिए तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जा रही हूँ कि तुम में वो सलाहियतें हैं जो तुम बहुत जल्द ही जादू सीख जाओगे। उसने भी मुस्कुराकर कहा, बहुत बेहतर। अब तुम ये बताओ कि हमें वहां असलहा ले जाने की जरूरत तो नहीं? उसने लापरवाही से कहा, असलहे की वहां क्या जरूरत है, वहां तो जादूगरी की जाएगी, फिर तो मजा आ जाएगा। नागन ने कहा, आओ चलें। सिंदबाद ने उलझन में पड़ते हुए कहा, तुम हमारे साथ रेंगती हुई जाओगी? वो हंसकर बोली, मैं जादूगरनी नागन हूँ, इसलिए गायब होकर अपने महल में पहुंच जाऊंगी और वहां तुम्हारा शानदार इस्तकबाल करूंगी। सब एक साथ बोले, कमाल है। वो मुस्कुराकर उन सबको देखती रही मगर उसने कुछ नहीं कहा। फिर उसने कहा, तुम फिजा में उड़कर हमारे साथ जाओगे और यहाँ जहाज पर सिर्फ मुहाफिज सांप ही रहेंगे और बाकी सारे सांप मेरे साथ ही गायब होकर महल में पहुंच जाएंगे। सिंदबाद ने मोहब्बत से सरगोशी की, मुझे तो यूं लग रहा है जैसे मैं अजीबोगरीब ख्वाब देख रहा हूँ। नागर ने चौंक कर कहा, मैं तुम्हारे लिए फिजाई सवारी का बंदोबस्त करती हूँ, फिर तुम उसमें बैठ जाना और इस तरह तुम सब मेरे महल में पहुंच जाओगे। उसने बेचैनी से कहा, हमारे लिए किस किस्म की सवारी होगी? उसने नरमी से कहा, तुम एक शानदार उड़न खटोले में बैठकर उड़ते हुए मेरे महल में पहुंचोगे। सिंदबाद ने कहा, खूब मजा आएगा। वो अभी खामोश ही हुआ था कि तनारा खूबसूरत नागन ने कुछ पढ़ना शुरू किया। उसके गुलाब की सी पत्तियों जैसे होंठ लर्ज रहे थे और उसका चेहरा सुर्खो सफेद हुआ जा रहा था। वो बहुत ज्यादा पुरजोश थी। फिर उसका चेहरा शोलों की तरह सुर्ख हो गया। यकायक उसने भयानक चीख मारी जिसे सुनकर वो सब डर गए और उनके चेहरों पर खौफ और दहशत के तासुरात फैल गए। वो कुछ ज्यादा ही डर गए थे और आंखों की अजीब सी चमक की जगह खौफ फैल गया था। फिर उन्होंने देखा कि आसमान के नीचे एक उड़न खटोला तैर रहा था। जब वो काफी नीचे आ गया तो उन्हें दिखाई दिया। जहाज की रोशनी में वो अब साफ और वाज़ेह दिखाई दे रहा था। वो बहुत बड़ा जादुई उड़न खटोला था। उसके चारों पायों के नीचे 4 बड़े अजदहे थे जिन्होंने उस उड़न खटोले को अपने सरों पर उठा रखा था। फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जहाज के सहन में रख दिया। अब फिर उनकी आंखों में दिलचस्पी और शौक की चमक पैदा हो गई थी और वो गौर से उड़न खटोले को देख रहे थे। उसमें कालीन बिछे हुए थे और वो बहुत बड़ा उड़न खटोला था जो सारा ठोस शीशे का बना हुआ था। बेख्तियार सिंदबाद के मुंह से निकला, कमाल है, कितना खूबसूरत उड़न खटोला है, मजा आ गया। क्या हम सब इसमें बैठकर सफर करेंगे अच्छी नागन? वो दिलकश अंदाज में मुस्कुरा कर बोली, बेशक तुम सब इसमें सफर करोगे। गो तुम्हारा ये सफर मुख्तसिर होगा लेकिन तुम्हें बहुत लुत्फ आएगा। सिंदबाद मुस्कुरा कर बोला, शुक्रिया अच्छी नागन। वो बोली, अब तुम उड़न खटोले में जाकर बैठ जाओ। वो फौरन उड़न खटोले की तरफ लपकते चले गए। उसी लम्हे जादुई अंदाज में उड़न खटोले का दरवाजा खुला और वो एक एक करके अंदर चले गए। उनके अंदर पहुंचते ही दरवाजा बंद हो गया और फिर वो उन्हें नजर न आया। जिस तरफ वो देखते थे उधर ही उन्हें वो साफ शीशा नजर आता था। उसी लम्हे एक जबरदस्त धमाका हुआ। उन्होंने बहुत गौर से देखा। अब नागन तनारा धुआं बनकर गायब हो गई थी। इसके अलावा तमाम सांप भी गायब हो गए थे। सिर्फ वही सांप वहां रह गए थे जिन्होंने जहाज की हिफाजत करना थी। उसी लम्हे डेविड नायब कप्तान बोला, सुना आप लोगों ने? हमें धमाका सुनाई दिया था। हालांकि हम ठोस शीशे के उड़न खटोले में चारों तरफ से और ऊपर नीचे से बंद हैं, इसके बावजूद हमें धमाके की आवाज सुनाई दी थी। इसलिए इससे सारी बात समझ में आ जाती है कि हम यहाँ हर तरह से महफूज हैं। हमें सांस लेने के लिए हवा भी मिल रही है। सिंदबाद और उसके साथियों ने सर हिला दिया। इसके साथ ही उड़न खटोला ऊपर उठा और उसके नीचे अजदहे मौजूद थे। उन्होंने चारों पाए अपने सरों पर रख लिए और उड़ने लगे। वो मगरिब की समत में तेजी से उड़न खटोले को उठाए हुए चले जा रहे थे। अब वो जहाज से काफी दूर हो गए थे, यहाँ तक कि उन्हें अपना जहाज बिल्कुल
नजर नहीं आ रहा था। अब वो खामोश बैठे थे। उन्हें उड़न खटोले में इस तरह सफर करते हुए बड़ा मजा आ रहा था। एक अनजाना सा लुत्फ महसूस कर रहे थे। नीचे पहाड़, सरसब्ज दरख्त पीछे की तरफ भाग रहे थे। दूसरी तरफ से समंदर नजर आ रहा था। हालांकि रात थी, फिर भी सितारों की रोशनी में उन्हें काफी कुछ नजर आ रहा था। जब चांद बादलों की ओर से निकलता तो उस वक्त वो इस नजारे को चांदनी में बहुत वाज़ेह और साफ देखते थे। वो बहुत खुश हो रहे थे कि यूं ही सफर जारी रहे और हवा में परवाज करते करते उनकी जिंदगी तमाम हो जाए। उनका दिल चाह रहा था कि वो हमेशा इसी तरह सफर करते रहें, लेकिन जो सफर शुरू होता है वो खत्म भी होता है। इसी तरह ये सफर भी खत्म हो गया और वो सांपों के शानदार महल में आ गए। महल संगमरमर से तामीर किया गया था। वो महल ज्यादा वसी और अरीज न था, मगर बहुत ही खूबसूरत था। उसमें तेज रोशनी हो रही थी। जगह जगह सतूनों के कोनों पर मशालें रोशन थी और खूब रोशन हो रही थी। उड़न खटोला सहन में आकर उतर गया। दूसरे लम्हे दरवाजा खुला और उन्हें एक दिलकश आवाज सुनाई दी, मुअज्जिज मेहमानों, बाहर निकल आओ। इस आवाज को सुनते ही वो बाहर निकल आए। सामने से तनारा मलका अपनी कनीजों के साथ चली आ रही थी। वो आकर संगमरमर के बरामदे में खड़ी हो गई और मलका तनारा मुस्कुरा कर बोली, आओ सिंदबाद, सीधे चले आओ। वो उसकी आवाज सुनकर सीधे उसकी तरफ चले गए और उसके करीब जाकर खड़े हो गए। तनारा ने कहा, पहले तुम लोग खाना खा लो, उसके बाद मैं तुम्हें अपने उस्ताद से मिलवाऊंगी। सिंदबाद ने मुतमईना आवाज में कहा, ठीक है, भूख भी बड़े जोर की लगी है, पहले हम खाना ही खाएंगे। वो आगे आगे चल दी और वो उनके पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने अपनी खूबसूरत गर्दनें उठाई हुई थी और वो तेजी से बल खाती रेंगती चली जा रही थी। वो हसीन नागनों को बल खाकर रेंगते हुए देखकर हैरान परेशान हो रहे थे। वो सभी सोच रहे थे कि वो किस जजीरे पर आ पहुंचे हैं और आगे उनके साथ क्या होने वाला है। बहर कैफ अभी तक उनके साथ जो कुछ हुआ था वो तो बेहतर ही हुआ था। आइंदा का पता नहीं था क्या होगा। वो उनके साथ चलते हुए महल की कई राहदारियों से गुजरे। आखिरकार वो एक कमरे के सामने आ गए। उस कमरे का दरवाजा सोने का था। वैसे वहां जितने भी कमरे उन्हें नजर आए थे वो सभी सोने के दरवाजों वाले थे। खिड़कियां चांदी की थी और काफी खूबसूरत कमरे थे। उनकी आराइश बड़ी शानदार तरीके से हुई थी। हर कमरे में कीमती साजो सामान मौजूद था जो उनकी इमारत का मजहर था। हर चीज कीमती थी। वो इस महल की शान शौकत से बेहद मरऊब हुए थे। अब उन्हें यकीन हो गया था कि वो यहाँ से बहुत ही ज्यादा कीमती और नायाब हीरे जवाहरात लेकर जाएंगे और वो बहुत ज्यादा अमीर बन जाएंगे। सिंदबाद ने पूछा, क्या अभी हमें और आगे जाना है? मलका तनारा ने मुस्कुरा कर कहा, आगे कहीं नहीं जाना है, बस इसी कमरे में जाना है। ये ताहम गाह है। ये कहकर उसने उंगली से दरवाजे की तरफ इशारा किया। दूसरे ही लम्हे दरवाजा खुद ब खुद खुलता चला गया। वो अंदर आ गए। वहां कई खूबसूरत लड़कियां मौजूद थीं। वो शहजादियां लग रही थीं। उनकी खूबसूरती में कोई शक व शुबा न था। उन्होंने मुस्कुराकर उनका इस्तकबाल किया। मेजों पर खाना पड़ा था। खाना सोने चांदी के बर्तनों में था। तश्तरियां चांदी की थी और चम्मच सोने के थे। उन पर अजीबोगरीब सांपों के नक्शो निगार बने हुए थे। वो वहां की हर चीज का जायजा ले रहे थे। दीवारों और छतों पर भी इसी किस्म के सांपों के नक्शो निगार बने हुए थे। वो इतने वाज़े और साफ थे, यूं लगता था अभी अभी दीवारों और छतों से उतरकर तामगाह के फर्श पर रेंगने लगेंगे। अभी वो इन अजीबोगरीब चीजों का जायजा ले ही रहे थे कि उन्हें मलका तनारा की आवाज सुनाई दी, खाना खाओ मुअज्जिज मेहमानों, ये खाना इन शहजादियों ने खास तौर पर तुम लोगों के लिए तैयार किया है। सिंदबाद मुस्कुराकर बोला, आपका और शहजादियों का बहुत बहुत शुक्रिया और कनीज नागरों का भी शुक्रिया जो हमें आपके साथ साथ एहतराम और इज्जत से लेकर यहाँ तक आ गई हैं। सिंदबाद ने यह कहकर सबको खुश कर दिया और वह मुसरत भरी आंखों से उसे देखने लगी। उनके होंठों पर मलका समेत फूलों की सी मुस्कुराहटें थीं और वो मुस्कुराई जा रही थीं। उनकी आंखें अनजाने जोश से चमक रही थीं। लंबी मेज पर खाना चढ़ा हुआ था। उन्होंने मलका तनारा की आवाज सुनकर सोने की प्लेटों की तरफ हाथ बढ़ाया और चांदी की डिशों से खाना निकालकर अपनी अपनी प्लेटों में रख लिया और फिर आराम से खाना खाने लगे। खाने से फारिग होकर उन्होंने फल खाए। फलों के बाद उन्हें कहवा पिलाया गया। कहवा पीकर वो ताम गाह से बाहर आ गए। एक वसी और रीज कमरे में आकर मलका तनारा ने इन सबको कीमती कुर्सियों पर बैठने के लिए कहा। वो सब बैठ गए तो उसने कहा, सुनो सिंदबाद जहाजी। वो उसकी तरफ हमातन गोश होकर बोला, सुनाइए। वो खनकती हुई आवाज में बोली, हमें समंदर की गहराई में बने हुए नागलोक में जाना होगा। वो हैरत ज़दा होकर बोला, ये लोग नाग क्या होता है? वो हंसकर बोली, लोग नाग नहीं बल्कि नाग लोक।
वो खिसियाना सा होकर बोला, हाँ ये क्या होता है? वो उसे बताने लगी, नाग लोग उस जगह को कहते हैं जहाँ नाग रहते हैं। हमारा उस्ताद नागबलम समंदर के नीचे घपाड़ों के महल्लात में रहता है। हम बड़ी आसानी से वहां आ जा सकते हैं। उसने पुरसोच आवाज में कहा, तुम लोग तो वहां आ जा सकते हो, मगर हम वहां कैसे जाएंगे? उसने एक छोटा सा खूबसूरत कहकहा लगाकर कहा, तुम भी जाओगे? उनके इर्द गिर्द बेशुमार नाग कुलबुला रहे थे। हर नस्ल के नाग थे, कोई कैसी रंगत रखता था और किसी की रंगत कोई थी, मगर कोई भी नाग उनकी तरफ नहीं आ रहा था। उनकी फुनकारें फिजा में गूंज रही थी। उनकी फुनकारों से वो किसी वक्त परेशान भी हो जाते थे, मगर मलका ने उन्हें समझा दिया था कि कोई भी नाग तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ये सब नाग मेरे ताबे हैं और मेरे गुलाम हैं। वो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। सिंदबाद ने मलका तनारा से पूछा, हमें किस वक्त नागलोक जाना होगा? उसने मुस्कुराकर कहा, हम इसी वक्त नागलोक के लिए रवाना हो जाएंगे। ये कहकर उसने कुछ पढ़ा और फिर हाथ बुलंद किया। फौरन ही उसके हाथ में 4 रबड़ की तरह के लिबास आ गए। वो उनकी तरफ देखकर बोली, लो भाई, तुम्हारे लिए लिबासों का बंदोबस्त तो हो गया है। इसी वक्त तुम्हें ये लिबास पहनकर हमारे साथ जाना होगा। जब तुम जादू सीख जाओगे तो इन लिबासों के बगैर ही पानी की सतह पर आ जाओगे और हमारे साथ महल में आ जाओगे। फिर वो जरा रुक कर बोली, मैं ये सोच रही हूँ कि जादूगर झमारा नाग हम पर जल्द ही हमला ना कर दे। अगर उसने कुछ दिनों बाद हमला किया तो मुनासिब रहेगा। इस दौरान तुम जादू सीख जाओगे और हमारी मदद कर सकोगे। सिंदबाद ने उसे हौसला दिया, फिक्र मत करो, जो होगा देखा जाएगा। उसने इस्पात में सर हिलाया और कहा, खैर देख लेंगे, अब तुम चलने की तैयारी करो। उसने तनारा की तरफ गौर से देखकर कहा, हम कितने आदमी जाएंगे? उसने बगैर किसी उलझन के कहा, तुम सिर्फ 4 आदमी जाओगे, तुम और तुम्हारे 3 खास साथी। उसने कैप्टन नॉर्मन डेविड और आरिफ जहाजी की तरफ इशारा कर दिया। मैंने लिबास 4 ही मंगवाए हैं, तुम इन लिबासों को पहनकर हमारे साथ समंदर में उतरोगे। सिंदबाद घबरा कर बोला, हमें खौफ महसूस हो रहा है। फिर उसने अपने साथियों की तरफ देखकर पूछा, तुम क्या महसूस कर रहे हो? उन्होंने एक साथ कहा, हमें भी खौफ महसूस हो रहा है। उसने उन्हें हौसला दिया और कहा, खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, तुम दिलेर और जुर्रतमंद हो। मैंने ये खूबियां तुम में महसूस की हैं, तभी मैं तुम्हें लेकर आई हूँ। हौसले और अज़म से काम लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो सब एक साथ बोले, ठीक है सांपों की मलका, हम हौसले और हिम्मत से काम लेंगे। हमें हौसले से काम लेना ही होगा, क्योंकि कीमती हीरे जवाहरात हासिल करना मामूली बात नहीं है। उनके लिए जान की बाजी तो लगाना ही पड़ेगी। उसने शीरीं आवाज में कहा, ऐसी भी कोई बात नहीं है कि तुम्हें जान की बाजी लगाना पड़े। जब तुम जादू सीख जाओगे तो बड़े से बड़े दुश्मन पर फतह पाओगे। सिंदबाद ने कहा, यह बात तो ठीक है सांपों की मलका, मगर हमें बुलाने की जरूरत क्या थी? उसने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम पर सारी सूरत हाल वाज़िया कर चुकी हूँ, बार बार उसके जिक्र का क्या फायदा? हमारे उस्ताद नागबलम ने ही तुम्हें बुला भेजा है। उसका कहना है कि आदमजाद जबरदस्त जादूगर बन सकता है। हम उसके हुक्म पर ही तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं, समझ गए? ये बात तो मैं पहले ही समझ गया था। तनारा ने शिकायती लहजे में कहा, समझ गए हो तो बार बार पूछने की क्या जरूरत है? हम तुम्हें यहाँ लाने का जबरदस्त मुआवजा भी तो दे रहे हैं। उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ ये बात तो है। उसने उन चारों की तरफ लिबास फेंक दिए और कहा कि सामने वाले कमरे में जाकर लिबास बदल लो। सिंदबाद बोला, अगर हम अपने इस लिबास के ऊपर ही इसको पहन ले तो क्या हर्ज है? वो चौंकी और मुस्कुराकर बोली, बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है सिंदबाद, तुम बहुत ज़हीन और अक्लमंद हो, पहन लो, बल्कि मेरे ख्याल में ये ज्यादा बेहतर है। उसने कहकहा लगाकर कहा, क्या हमें अब भी दूसरे कमरे में जाने की जरूरत है? उसने नरम लहजे में कहा, नहीं, इसी जगह लिबास पहन लो, अब दूसरे कमरे में जाने की कोई जरूरत नहीं। उसने कहा, ठीक है। उन्होंने रबड़ के वो लिबास पहन लिए। वो मछली की शक्ल का लिबास था। पाँव की तरफ से उसमें लंबी और पतली उंगलियां सी थीं। लिबास तब्दील करके वो अपने साथियों के पास चले आए। तनारा उनके साथ थी और उनको अजीब सी नजरों से देख रही थी। वो न जाने अपने दिल में क्या सोच रही थी। सिंदबाद के साथी उन्हें इस लिबास में देखकर हैरत ज़दा भी थे और हंस भी रहे थे। वो भी उन्हें चमकती हुई आंखों से देख रहे थे। वो लिबास नीले रंग के थे। वो बड़े मजबूत थे। मल्लाह मशादी उनकी तरफ देखकर सिंदबाद से कहने लगा, सिंदबाद, हमें भी अपने साथ ले चलो। सिंदबाद ने हंसकर कहा, तुम नहीं जा सकते, सिर्फ हम चारों की ही वहां जरूरत है। तुम मल्लाहों के सरदार हो, मल्लाहों के साथ इस शानदार महल में रहो, खूब खाओ पियो और मोटे हो जाओ। शहजादियां तुम्हें खूब खिलाएंगी और पिलाएंगी। तुम आराम करो और मुसीबतें हम झेलेंगे, ताकि दूसरों को हमारी तरफ से सुख मिले। मल्लाह मुशाहिदी ने कहा,
हम भी तुम्हारे साथ दुख झेलना चाहते हैं। सिंदबाद ने फौरन कहा, बिल्कुल नहीं, मलका तनारा ने सिर्फ हमें ही अपने साथ जाने के लिए कहा है। अब मलका तनारा ने कहा, वहां ज्यादा आदमियों की जरूरत ही नहीं है। फिर वो उनकी तरफ देखकर बोली, मैं तुम सबको हर किस्म के जादू से महफूज करके जाऊंगी। मुझे भी अपनी कनीजों के साथ कुछ अरसा नागलोक में रहना है। बहरहाल तुम्हें कुछ ना होगा और ना ही तुम्हें यहाँ किसी किस्म की कोई तकलीफ होगी। खाओ पियो और मौज उड़ाओ। मशाहदी ने कहा, अच्छी बात है। बल्कि तनारा खुश होकर बोली, ये हुई ना बात। उसी लम्हे उसकी आंखों से शुआएं से निकलने लगी और वो जाकर उनसे लिपट गईं। उन्होंने डरकर चीखें मारी। वो बहुत ज्यादा खौफजदा हो गए थे, मगर शुआओं ने उन्हें जरा भी नुकसान ना पहुंचाया, बल्कि उन्हें यूं महसूस हुआ कि जैसे उनमें एक नई तवानाई आ गई हो और वो पहले की निस्बत ज्यादा ताकतवर हो गए हों। फिर मलका तनारा ने अपनी चंद कनीजों से कहा, इन सबको ले जाओ और उन्हें कमरे दे दो। फिर शहजादियों की तरफ देखकर कहा, शहजादियों, इनकी खूब खिदमत करना, ये सब हमारे मुअज्जिज मेहमान हैं। शहजादियां एक साथ बोली, ठीक है मलका हजूर। फिर एक नागन कनीज ने उनसे कहा, आओ मुअज्जिज मेहमानों। मलह मशादी अपने साथियों को लेकर उनके पीछे चला गया। फिर उसने मुड़कर कहा, सिंदबाद, जल्दी आने की कोशिश करना। उसने कह कहा लगाकर कहा, जब मलका तनारा चाहेगी तभी हम आएंगे। मलका तनारा ने मुस्कुरा कर कहा, फिक्र मत करो मशादी, तुम्हारे साथी जल्द ही तुमसे आन मिलेंगे। मशादी बोला, शुक्रिया मलका। वो चले गए। उन्हें रिहाइश के लिए शानदार कमरे मिल गए। वहां खूबसूरत मसहरियां मौजूद थी और उन पर साफ सुथरे बिस्तर पड़े थे। शमें रोशन थी। वो सब आराम करने के लिए लेट गए। नागन कनीजें वापस आ गई तो मलका तनारा ने पूछा, क्या उन्हें कमरों में छोड़ आई हो? उन्होंने फौरन कहा, जी। वो इस किस्म के लिबास में थे कि अब दोबारा वापस आकर उनके साथी भी उन्हें ना पहचान सकते थे। उसने उनकी तरफ देखा और अपनी मीठी आवाज में कहा, आओ मेरे इंसान दोस्तों, अब चले। सांप और इंसान आज इकट्ठे जा रहे हैं। इत्तेफाक में ही बरकत है। अगर गुस्से, नफरत और जोश को खत्म कर दिया जाए तो दुनिया में मोहब्बत ही मोहब्बत रह जाएगी। कोई झगड़ा ना होगा। दुनिया अमन का गहवारा बनकर रह जाएगी। सिंदबाद ने कहा, ठीक कहती हो मलका, मोहब्बत से सारी दुनिया को जीता जा सकता है। अगर हर कोई एक दूसरे से मोहब्बत करे तो दुनिया झगड़ों से पाक होकर जन्नत बन जाए। मलका बोली, सच्ची बात है, आओ अब चलें। उसने कहा, चलो। वो आगे आगे रेंगने लगी और वो उनके पीछे पीछे चलने लगे। वो महल से बाहर आ गए और सामने दरख्तों की तरफ चलने लगे। वहां कितनी ही गच्छाएं आईं। सिंदबाद हैरत से बोला, यहाँ तो बहुत गच्छाएं हैं। मलका ने कहा, यहाँ बड़ी बड़ी गच्छाएं हैं। सिंदबाद ने कहा, क्या यहाँ नाग रहते हैं? उसने कहा, हाँ, इस किस्म के जहरीले सांप कि तुम उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। पत्थर को पिघलाकर पानी में तब्दील कर सकते हैं। वो हैरत ज़दा रह गया। फिर उसने घबरा कर पूछा, पत्थर को पिघलाकर पानी बनाया जा सकता है? वो जलकर राख तो हो सकता है, मगर पानी नहीं हो सकता। उसने पुरजोर आवाज में कहा, बन सकता है। उसने बजिद होकर कहा, नहीं बन सकता मलका तनारा। मलका ने कह कहा लगाकर कहा, इसका मतलब है कि तुम देखना चाहते हो कि पत्थर पिघलकर पानी बन सकता है या नहीं? उसने गहरी हैरत से पूछा, क्या तुम वाकई इस किस्म का कारनामा दिखा सकती हो? वो जल्दी से मुस्कुराई, अभी दिखा सकती हूँ। वो चारों बोले, दिखाओ। उसने कहा, अभी लो। ये कहकर उसने एक जोरदार फुनकार मारी। वो घबराकर पीछे हट गए, क्योंकि अब मलका तनारा एक नागन बन चुकी थी और फुनकारें मार रही थी। वो अपनी खूबसूरत शक्ल खोकर नागन का भेस अपना चुकी थी और उसकी दो शाखा जुबान नोकीले दांतों से बाहर लपक रही थी। इस वक्त वो बेहद खतरनाक नजर आ रही थी। उसकी कनीजें भी अब 100% नागनों के रूप में आ चुकी थी और जहरीली फुनकारें मार रही थी। कप्तान नॉर्मन घबरा कर बोला, ये क्या हो गया है? सिंदबाद ने कहा, ये नागने अपने असली रूप में आ गई हैं। नॉर्मन घबरा कर बोला, इनका ये रूप हमारे लिए खतरनाक भी हो सकता है। नायब कप्तान डेविड ने बेफिक्री से कहा, बिल्कुल नहीं, इनका ये रूप हमारे लिए खतरनाक नहीं हो सकता। किसी हाल में भी ये हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आरिफ जहाजी ने पूछा, वो क्यों? उसने बड़े वसूख से कहा, इसलिए कि हम इनके मेहमान हैं और ये हमें किसी तरह भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कप्तान नॉर्मन बोला, मगर अब ये मुकम्मल नागने बन चुकी हैं। डेविड बोला, इससे क्या होगा? मलका तनारा अच्छी तरह जानती है कि हम उसके मेहमान हैं। सिंदबाद ने गहरी आवाज से कहा, शायद तुम्हारी बात दुरुस्त हो। उसने मुस्कुराकर कहा, शायद वाली इसमें कोई बात नहीं, बल्कि हकीकत यही है। तुम देख लेना अभी कितने नाग बरामद होंगे और इतने खतरनाक होंगे कि हम सब उनकी फुनकारें सुनकर खौफजदा हो जाएंगे। वो वाकई खौफजदा हो गए। मलका तनारा के यकीन दिलाने के बावजूद कि तुम्हें यहाँ कुछ ना होगा,
वो फिर भी इंतहाई दहशतजदा हो गए थे। नागिनें इंतहाई खौफनाक अंदाज में फुनकारे मार रही थी। यूं लगता था जैसे वो दीवानी हो गई हों। यही हाल कनीज नागनों का भी था। वो भी खौफनाक अंदाज में फुनकारे मार रही थी। उनकी फुनकारों से अब चिंगारियां झड़ने लगी थी। कप्तान नॉर्मन घबराई हुई आवाज में बोला, कितनी जहरीली नागने हैं। आरिफ जहाजी ने कहा, इसमें क्या शक है। नायब कप्तान डेविड ने कहा, ये उनके जहर से चिंगारियां झड़ रही हैं। मलका की तरफ देखो, उसकी फुनकारों से छोटे छोटे शोले भी निकल रहे हैं। वो सब घबरा कर बोले, बेशक। सिंदबाद ने परेशानी के आलम में कहा, बड़ी खतरनाक फुनकारें हैं। सब बोले, ठीक कहते हो। अभी वो खामोश हुआ ही था कि सामने गच्छाओं से कितने ही स्याह रंग के सांप निकलकर उनकी तरफ रेंगने लगे। वो उन्हें देखकर सुकड़ गए। कप्तान नॉर्मन घबरा कर बोला, देखते हैं अब ये नाग क्या रंग जमाते हैं। सिंदबाद ने भी घबरा कर कहा, मुमकिन है कि हमें नुकसान पहुंच जाए। इस मर्तबा फिर डेविड जुर्रतमंदी और दिलेरी से बोला, बिल्कुल नहीं। वो तीनों काफी घबराए हुए थे। नायब कप्तान जरा सा भी सहमा हुआ न था। उसे जरा भी खौफ न था। उसने कहा, गौर से मेरी बात सुनो, ये नाग हमें कुछ ना कहेंगे। वो देखो इस तरफ, वो फन उठाकर सलाम कर रहा है। सारे सांप नाग मलका तनारा को सलाम कर रहे हैं। वो भी अपना फन उठाकर उनके सलाम का जवाब दे रही है। वो जब सलाम करके फारिग हो गए तो उन्हें एक बहुत ही खौफनाक नाग की आवाज सुनाई दी। मलका हजूर, अब फरमाइए, सांपों के इस सरदार को क्यों बुलाया गया है? हुक्म दीजिए, नाग तनारा ने कहा। नाग सरदार, गौर से मेरी बात सुनो। क्या तुम इतनी ताकत रखते हो कि किसी पत्थर को अपनी फुनकार से पानी बना दो? उसने अदब से कहा, जी मलका हजूर, बेशक मुझ में इतनी ताकत है। मलका ने फौरन कहा, तो फिर हमारे इंसान दोस्तों को अपना ये कारनामा दिखाओ। वो सामने पत्थर पड़ा है, उस पर फुनकार मारकर उसे पानी बना दो। वो उसकी आवाज सुनकर हैरत जदा थे। सिंदबाद बोला, ये तो बोल रहे हैं। नायब कप्तान डेविड ने कहा, बोलना तो उन्हें है ही। सिंदबाद ने कहा, वो क्यों? उसने फौरन बताया, वो इसलिए कि ये सब नाग 100 साल से ऊपर के हो चुके हैं और उनको बोलने और रूप बदलने की शक्ति मिल गई है। इसमें इतनी ताकत है कि ये आसानी से बोल सकते हैं और हमारी तरह बातें भी कर सकते हैं और जिस भेस में चाहें आ सकते हैं। सब ने एक साथ कहा, वाह। वो गौर से इधर उधर देख रहे थे। वही नाग सरदार अब सामने की तरफ रेंग रहा था। वो जल्द ही पत्थर के करीब पहुंच गया और इतनी जोर से फुनकार मारी कि उसमें से लंबे लंबे शोले निकले और जाकर पत्थर से लिपट गए। पत्थर से भी शोले निकले और दूसरे ही लम्हे वो पानी बन गया। वहां नीले रंग का जहरीला पानी पड़ा था। वो उस पानी को देखकर हैरानो शशदर रह गए। अचानक उनके मुंह से निकला, नीले रंग का पानी। पत्थर भी नीले रंग का था। उनकी इस बात के जवाब में डेविड ने जोर से कहकहा लगाया और बोला, तुम्हारा मतलब है ये पानी है? वो सब एक साथ मुतहय्यराना अंदाज में बोले, पानी ही लगता है। उसने फौरन कहा, ये पानी नहीं है। वो हैरान होकर बोले, और क्या है? डेविड बोला, ये सांप की राल है, बहुत ही जहरीली नीले रंग की राल जो बेहद खतरनाक है। इससे हजारों आदमी मर सकते हैं। उसके लहजे में हैरत थी। हजारों आदमी? उसने कहा, हाँ। सिंदबाद ने पूछा, क्या ये वाकई जहर है? डेविड बोला, कह तो दिया दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक जहर है। उसके मुंह से बेइख्तियार निकला, ओ खुदा की पनाह, हम लोग कहाँ आ पहुंचे हैं। फिर उसने डेविड की तारीफ की, तुम बहुत ज़हीन और दिलेर हो डेविड, तुम्हारी मालूमात बहुत ज्यादा हैं। उसने बताया, मैंने सांपों के बारे में काफी किताबें पढ़ी हैं, मैं इनके बारे में और भी बहुत सी बातें जानता हूँ। कप्तान नॉर्मन ने भी उसकी तारीफ की, बहुत खूब, तुम बहुत अक्लमंद हो नायब कप्तान, सच कहते हो ये जहर ही है। सभी बहुत ज्यादा हैरान थे। उधर नाग सरदार मलका तनारा से कह रहा था, मेरे लायक और क्या खिदमत है मलका हजूर। उसने नरम लहजे में कहा, नहीं बस और कोई काम नहीं, अब तुम जाकर आराम करो और अपने साथियों को भी ले जाओ। उसने अदब से कहा, बहुत बेहतर मलका हजूर। ये कहकर वो मुड़ा और उसके साथी भी मुड़ गए और रेंगते हुए अपनी अपनी कक्षाओं में चले गए। मलका तनारा और उसकी कनीजें भी अपना रूप बदल चुकी थीं। अब फिर इंसानी खूबसूरत चेहरे उनकी तरफ चमकती हुई आंखों से देख रहे थे। मलका तनारा ने सिंदबाद से कहा, सिंदबाद, देखा नाग सरदार ने अपना कमाल दिखाया, पत्थर को पानी बना दिया। तुम्हारा ये नायब कप्तान डेविड बहुत ही अक्लमंद और दलेर है, मैं इसे खसूसी इनाम दूंगी। इसकी बातों ने हमें बहुत मुतासिर किया है। ये नौजवान है और अपनी जिंदगी बनाने की सलाहियत रखता है। डेविड बोला, क्या मैंने सच कहा था मलका हजूर कि ये सांप की राल है और बेहद जहरीली है? उसने इस बात में सर हिलाकर कहा, बिल्कुल सच कहा था तुमने, ये राल ही है जो नाग के मुंह से निकली थी। उसने पत्थर को जला दिया है, इसे ही पत्थर का पानी समझो।
क्योंकि तुमने देखा कि पत्थर जलकर राख हुआ और वहां जहरीली राल रह गई। डेविड बोला, सच कहती हैं मलका हजूर। मलका उसे गौर से देखकर बोली, तुम्हारी जहानत मुझे बेहद पसंद आई है। सच पूछो तो तुमने मेरा दिल जीत लिया। डेविड, तुम बहुत काबिल हो। वो अपनी इस तारीफ पर खुश हो गया। फिर उसने कहा, शुक्रिया। उनके दरमियान खामोशी छा गई। मलका डेविड को गौर से देख रही थी। फिर वो बोली, आओ अब चलें। वो जो सामने गुच्छा है वहां हमें उसके जरिए समंदर में उतरना है। वो समंदर में जाकर खत्म होती है। सिंदबाद ने कहा, चलें। वो रेंगती हुई नागनों के पीछे आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाए चले जा रहे थे। जल्द ही वो गुच्छा के सामने जाकर ठहर गए। वो गौर से इधर उधर देखे जा रहे थे। उधर तारीकी ही तारीकी थी। ना जाने कितनी बलाएं उनके इस्तकबाल के लिए वहां मौजूद थी। इस बात से उनके दिल जोर जोर से खौफ आमेज अंदाज में धड़कने लगे थे, मगर वो अपने हौसले और हिम्मत को कायम रखे हुए थे। सिंदबाद ने मलका तनारा से पूछा, हमें गाड़ से होकर समंदर में जाना है? मलका ने कहा, हाँ, आओ चलें। सिंदबाद ने जल्दी से कहा, चलें। वो नागुनों के पीछे गार में दाखिल हो गए और तारीकी में उनके पीछे बढ़ते चले गए। अचानक गार में जबरदस्त रोशनी हुई और उनकी आंखें चुंधी आ गईं। उन्होंने घबराकर अपनी आंखों पर हाथ रख लिए। मलका तनारा जोर से चीखी, रोशनी! वो घबराए हुए अंदाज में सामने देख रहे थे। उनके सामने 4 खौफनाक नाग मौजूद थे। वो गजबनाक अंदाज में फुनकारे मार रहे थे। उन्हें देखकर वो डर गए। अचानक उन्हें एक भारी आवाज सुनाई दी, मलका तनारा, हमारे नाग तुम्हारे मेहमानों को डसने आए हैं। ना ये लोग नाग लोग जाएं और ना हमारे लिए तबाही का बायस बनेंगे। नागन मलका ने चिल्लाकर कहा, मैं जानती हूँ तुम कौन हो। आवाज ने सख्ती से पूछा। कौन हूँ? उसने कहा, तुम झमारा नाग हो। फिर उसने चीखती हुई आवाज में कहा, झमारा? ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो कि तुम मेरे मेहमानों को डसकर खत्म कर दोगे। मैं उन्हें अभी महफूज किए देती हूँ और तुम्हारे नागों को जलाकर राख कर दूंगी। आवाज गरजी, तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं है नागन तनारा कि तुम मेरे नागों को जलाकर राख कर सको। दूसरे ही लम्हे वो घूमी और उनकी आंखों से जबरदस्त शुआएं निकली और सिंदबाद और उसके साथियों से आकर लिपट गईं। थोड़ी देर के बाद वो गायब हो गई और उन्हें यूं लगा उनमें एक नई तवानाई पैदा हो गई और वो बेहद ताकतवर बन गए हों। अपनी इस ताकत पर वो हैरान रह गए। सब एक साथ बोले, हम पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बन गए हैं मलका तनारा। उसने फौरन कहा, हाँ बेशक, तुम्हें एक नई तवानाई आ गई है और तुम नागों के जहर से भी महफूज हो गए हो। कोई जादू या नागों का जहर अब तुम पर असर ना करेगा। सबने एक साथ कहा, इस नई ताकत को पाकर हमें बेहद खुशी हुई है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मलका तनारा ने कहा, अब तुम इन नागों से ना डरना। उन्होंने हौसले से कहा, हम नहीं डरेंगे। झमारा की आवाज फिर आई, हम तुम्हारे मेहमानों को डसेंगे। तुम जो चाहे कर लो, मेरे मेहमानों को अब जरा भी नुकसान न पहुंचा सकोगे, समझे दीवाने नाग। आवाज ने करख्तगी से कहा, दीवाना मैं नहीं, तुम हो जो इंसानों पर भरोसा करती हो। लो बचाओ अपने दोस्त इंसानों को। फिर उसने अपने ताबे चारों नागों से कहा, आगे बढ़ो और इन इंसानों को जलाकर राख कर दो। उसी लम्हे नाग फुनकारे मारते हुए उनकी तरफ बढ़े और नागने अलग खड़ी हो गई। तनारा ने नागों से कहा, आगे बढ़ो और मर जाओ। मेरे इंसान दोस्तों का तुम बाल भी बीका नहीं कर सकते। उसी लम्हे नाग फुनकारते हुए उनकी तरफ लपके और जाकर उन पर फन मारे। उन्होंने फन मारे ही थे कि उन्हें आग लग गई और वो जलकर राख हो गए। वो खुद भी अपनी इस ताकत पर हैरान रह गए। फन उनके जिस्म से छुए ही थे कि जलकर राख हो गए। अब वो बेहद खुश हो गए। फिर वो खुशी से एकदम नाचने लगे और मलका तनारा जिंदाबाद के नारे लगाने लगे और मलका तनारा खुश हो गई और कनीजें भी मुस्कुराने लगी। वो बेहद खुश थी। फिर मलका तनारा चीखी, नाग जमारा, देख लो तुम्हारे नागों का क्या हश्र हुआ। मेरे इंसान दोस्तों के जिस्म से टकराते ही जलकर भस्म हो गए हैं। मेरे इंसान दोस्त बेहद ताकतवर हैं, ये तुम्हें भी जलाकर राख बना देंगे। आवाज ने गुस्से से कहा, मैं अनकरीब तुम पर हमला कर दूंगा और तुम्हारे समेत तुम्हारे सब साथियों को जलाकर राख कर दूंगा और तुम्हारे इंसान दोस्तों से भी कोई जिंदा ना बचेगा। मलका ने कह कहा लगाकर कहा, देख लूंगी। उसने भी चीख कर कहा, देख लेना, तुम अच्छी तरह देखोगी। आवाज के खामोश होते ही नागन मलका तनारा अपने साथियों से मुखातिब हुई, आओ अब चलें। सब ने कहा, चलो। वो उनके पीछे पीछे चलते हुए उस जगह पर आ गए जहां नीचे समंदर था और वो सुरंग के आखिरी किनारे पर खड़े थे। नीचे समंदर का शोर फिजा में गूंज रहा था। मलका तनारा ने उनकी तरफ देखकर कहा, हमें इस समंदर में कूदना है। तुम डर तो महसूस नहीं कर रहे? उन्होंने कहा, नहीं, अब हम बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए हैं।
हमें जरा भी खौफ महसूस नहीं हो रहा। मलका तनारा ने खुश होकर कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसने कहा, जैसे ही हम समंदर में कूद जाएंगे तुम भी हमारे पीछे ही समंदर में कूद जाना। उन्होंने कहा, बहुत बेहतर मलका तनारा, हम तैयार हैं। और फिर जैसे ही वो समंदर में कूदी, वो भी उनके पीछे ही समंदर में कूद पड़े। उनके सामने तैर रही थी। वो दूर दूर तक अंधेरा ही अंधेरा था। वो उन्हें परियों की तरह नजर आ रही थी। उन्हें अचानक मलका की आवाज सुनाई दी, क्या तुम तैर सकते हो? उन्होंने खुश होकर एक साथ कहा, हाँ, हम इस लिबास की वजह से समंदर में गिरते ही खुद ब खुद तैरने लगे थे। उन्होंने कहा, बहुत खूब, इस लिबास में यही खूबी है। तो अब तुम मेरे करीब आ जाओ, तुम मेरे साथ ही गोता लगा देना, अब हम नागलोक पहुंच जाएंगे। वो फौरन ही गोताजन हो गई और उन्होंने भी गोता लगा दिया। अब वो तेजी से समंदर की तह की तरफ जा रहे थे। उन्हें हर किस्म की मखलूक नजर आ रही थी जो उनके करीब से पानी में आगे और इधर उधर तैरती फिर रही थी। वो जल्द ही उस जगह आ गए जहां गुच्छाएं थी। अब वहां बेशुमार नाग और नागिनें तैर रहे थे। अचानक वहां शोर बुलंद हुआ। वहां समंदर रोशन था। वो कह रहे थे, मलका तनारा आ गई, हमारी मलका आ गई। वो जरा भी खौफ ज़्यादा न हुए। नई ताकत पाने के बाद वो बेहद खुश थे। नाग और नागिनों ने उन सबको फनों से सलाम किया। वो चंद लम्हे खामोश रहे। सांप पानी में इधर उधर तैर रहे थे। नागिनें भी तैर रही थी और कई तो बहुत खूबसूरत नागिनें थी। उसी लम्हे उन्हें एक आवाज सुनाई दी, नागिन मलका, अंदर चली आओ, हम तुम्हारा और तुम्हारे साथियों का इस्तकबाल करने के लिए मौजूद हैं। उसी लम्हे मलका ने उनकी तरफ देखा, आओ अंदर चलें, मेरे उस्ताद बलम नाग बुला रहे हैं। जैसे ही वो खो के करीब आए, पानी एकदम खत्म हो गया। अब वहां पानी की एक लहर भी ना थी। इस बात से वो बहुत हैरान हुए और उन्होंने मलका से कहा, इस तरफ पानी क्यों नहीं है मलका? मलका हंसकर बोली, पानी इस जगह से बहुत दूर रहता है। सिंदबाद ने गहरी आवाज में कहा, ये तो बड़ी अजीब बात है। उसने फौरन कहा, हैरत की कोई बात नहीं, इसी को तो मैं जादूगरी कहती हूँ। आओ अब अंदर चलें। मलका के पीछे वो भी अंदर दाखिल हो गए और थोड़ी दूर जाकर उन्हें नागबलम नजर आ गया। उसके कितने ही साथी उसके पास मौजूद थे। उनके चेहरे आदमियों की तरह थे और जिस्म के बाकी हिस्से सांपों की तरह थे। शक्ल से बलम नाग बूढ़ा लग रहा था। बूढ़े बलम नाग ने कहा, आओ आओ मलका तनारा और मुअज्जिज मेहमानों, खुश आमदीद। मेरा नाम बलम नाग है और ये मेरे दूसरे साथी हैं। सिंदबाद ने दलेरी से कहा, बहुत खूब, आपको और आपके साथियों को हमारी तरफ से सलाम। नाग बलम ने कहा, तुम्हें भी सलाम। उसी लम्हे तनारा बोली, नाग उस्ताद बलम, ये सिंदबाद सौदागर हैं और उनका जहाज अखाड़ी में खड़ा है खाड़ी में खड़ा है। ये हमारे साथ आ गए हैं। आप इन्हें जल्द से जल्द जादू सिखा दें ताकि ये लोग जादू सीख कर हमारी मदद कर सकें। उसने चंद लम्हे सोचने के बाद कहा, चंद दिनों में ही मैं इन्हें जादू सिखा दूंगा और ये इतना जबरदस्त नाग जादू सीख जाएंगे कि जमारा नाग को जल्द ही जलाकर राख कर देंगे और इनके किसी भी साथी को जिंदा ना छोड़ेंगे। उसने फौरन अदब से कहा, शुक्रिया उस्ताद बलम। उसके बाद उन सबको गछाड़ी में जगह दे दी गई। उन्हें उस खोह में बने 2 कमरे दे दिए गए। उसके बाद उन्हें जादू सिखाना शुरू कर दिया गया। उन्होंने कुछ ही दिनों में जादू सीख लिया। फिर उन्हें तजर्बात कराए गए। वो मुकम्मल तौर पर जादू में माहिर हो गए तो उन्हें यहाँ से रुखसत कर दिया गया। महल में आकर पता चला कि अभी तक जमारा ने उन पर हमला नहीं किया था, लिहाजा उन्होंने खुद ही उस पर हमला करने के लिए अपना प्रोग्राम बना लिया। सिंदबाद और उसके साथियों को पुरस्रार ताकत मिल चुकी थी। वो बहुत खुश थे। मलका तनारा ने कहा, क्या ख्याल है, हमला कल किया जाए या आज ही कर दिया जाए? सिंदबाद ने कहा, मैं तो कहता हूँ आज और अभी चलते हैं। उसे भी पता चले कि हम जादू सीख कर आए हैं और इससे ज्यादा ताकतवर हैं। अगर वो हमसे पहले आ गया तो इसमें हमारी जिल्लत है। मलका तनारा ने कहा, ठीक है, अब तुम्हारे सब साथी भी चलेंगे। सांपों की मलका ने उन पर अपनी आंखों से शुआएं डाली जो उनसे जाकर लिपट गई। जैसे ही शुआएं खत्म हुई तो मलका ने कहा, अब तुम सब उड़ने की ताकत के मालिक बन चुके हो, चलो अब उड़ो। वो एकदम फिजा में उछले और फिजा में तेजी से उड़ने लगे। वो बहुत हैरान थे। उन्होंने जाते ही महल को चारों तरफ से घेर लिया और उसके महल पर शोलों की बारिश कर दी। महल को आग लग गई। महल के दरो दीवार को जलते देखकर वो खुश हो गए। दूसरे लम्हे वही शोले दरो दीवार से उतरकर उनकी तरफ लपके। सांपों की मलका चिल्लाई, सिंदबाद, इन शोलों को वहीं से वापस कर दो और अपने जादू को आजमाओ। उन चारों ने जादू की फूंक मारी और शोलों को फिजा में ही खत्म कर दिया। अपने शोलों का ये हाल देखकर जमारा नाग और उसके सैकड़ों साथी फिजा में आ गए। अब वो एक दूसरे पर शुआएं और आग बरसाने लगे।
सिंदबाद और उसके साथियों का जादू कामयाब रहा और वो सब जलकर राख हो गए। सांपों की मलका ने कहा, अंदर चलो सिंदबाद, अंदर जितने भी हीरे जवाहरात और अशरफियां हैं वो सब तुम्हारी हैं। मन के हम अपने पास रखेंगे, सिर्फ 4 मन के तुम्हें देंगे। फिर वो महल में घुस गए। वहां बेशुमार अशरफियां और दुनिया के कीमती हीरे जवाहरात पड़े थे। उन्होंने वो सब इकट्ठे कर लिए। सांपों की मलका ने मन के संभाल लिए। सांपों की मलका बहुत खुश थी। बाहर आकर उन्होंने महल को आग लगा दी। फिर वो फिजा में ही परवाज करके सांपों की मलका तनारा के महल में आ गए। वहां उन्होंने खाना खाया और फिर उन्होंने बेशुमार इनाम इकराम लिया और 4 मनके लेकर उसे अलविदा कहा। फिर वो परवाज करते हुए अपने जहाज पर आ गए। मशादी मल्लाह और उसके साथी मल्लाह भी बहुत खुश थे। उन्हें इस तरह फिजा में उड़ना बहुत अच्छा लग रहा था। सूरज की रोशनी हर तरफ मौजूद थी। शुआएं सब्ज रंग फैला रही थीं। उन्होंने जहाज लंगर से आजाद कर दिया और आगे समंदर में चल पड़े। इसके साथ ही उनकी आर्जी ताकत खत्म हो गई और वो फिर अपनी मामूल की जिंदगी में मसरूफ हो गए।